हेलो, हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ सुशीला और आज फिर एक बार आप सभी का लर्न अ मोमेंट चैनल पर स्वागत है। और हम आज भारतीय संविधान में आपातकालीन जो प्रावधान हैं, उनके प्रभाव के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि आपातकालीन भारत में जो आपातकालीन प्रावधान हैं, उनके बारे में डिस्कस किया था। कितने प्रकार के जो है आपातकालीन की घोषणा की जा सकती है, तो उन बारे में बात की थी। कितने प्रकार के जो है आपातकाल हैं इंडिया में। राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्र प्रशासन यानी प्रेसिडेंट्स रूल, और तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल। तो हमने ये बात किया था कि अभी तक जो है राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लागू हो चुका है यानी लग चुका है इंडिया में। और अगर बात करें तो राष्ट्र प्रशासन यानी राष्ट्र प्रशासन जो है वो 100 से अधिक बार लागू हो चुका है। जब से यानी 1950 से लेके अब तक लगभग हर साल में दो दो बार जो है राष्ट्र प्रशासन लागू होता है। यानी इसका उल्लेख जो है 356 आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया है। तो 352 352 के बारे में बात करें। देखिए 352 यानी इसमें आपातकालीन का जो प्रावधान है भाग 18 में और अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक इसका उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 352 में जो है राष्ट्रीय आपातकाल एक नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। कब? राष्ट्रीय आपातकाल जब युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति उत्पन्न हो जाए या देश के अंदर कहीं सशस्त्र विद्रोह की जो है खतरा उत्पन्न हो जाए। ठीक है, तो उस समय जो है राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति के द्वारा 352 आर्टिकल के तहत घोषित किया जाता है। तो इसके जब ये राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होता है तो उस समय जो है राष्ट्र और जो केंद्र सरकार और जो राज्य हैं उनके संबंध पे क्या प्रभाव पड़ता है इसका, इस बारे में डिस्कस करेंगे। हमने लास्ट क्लास में जो है उसके प्रोविजंस प्रावधान के बारे में चर्चा की थी। तो उन्हीं के प्रावधान उन्हीं के इसमें क्या क्या ऐसे हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी अनुच्छेद 352 में इसका उल्लेख किया गया है। देखिए, युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति उत्पन्न हो जाए या सशस्त्र विद्रोह और कुछ और भी ऐसी जैसे हैं जो बाद में जोड़ी गई थी 44वें संविधान संशोधन 1978 में। ऐसा भी कि अगर राष्ट्रपति को यह एहसास हो जाए या ऐसा लगता है कि ऐसी स्थिति यानी युद्ध या आक्रमण जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो इस आधार पे भी जो है अग्रिम यानी उस पर सावधानी के तौर पे जो है राष्ट्रीय इमरजेंसी लगाई जा सकती है। इसका प्रावधान जो है बाद में 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसको जोड़ा गया था। तो आइए बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा है राष्ट्र प्रशासन यानी राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंट्स रूल, या इसको क्या बोलते हैं, संवैधानिक आपातकाल भी कहते हैं या राज्य आपातकाल भी कहते हैं। कई नाम कहते हैं, कई नामों से इनको याद रखिए। राज्य आपातकाल भी कहा जाता है, राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल कहते हैं। यह प्रेसिडेंट्स रूल और राष्ट्रीय आपातकाल। और तीसरा क्या होता है, वित्तीय आपातकाल। नंबर 2, नंबर 1, नंबर 3। ठीक है, ये तीन जो है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी इन इंडिया। यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टाइप्स की इमरजेंसी का प्रोविजंस है, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्र प्रशासन और वित्तीय आपातकाल। When we talk about emergency, यानी जैसे ही इमरजेंसी की उद्घोषणा होती है वैसे ही जो है यानी जो राज्य में एक क्या प्रावधान, अगर राज्य की बात करें, राज्य और केंद्र संबंध, तो देखिए क्या फर्क पड़ता है। जैसे ही घोषणा होती है राष्ट्रीय आपातकाल के प्रेसिडेंट के द्वारा, वैसे ही क्या संबंध पड़ता है, फर्क पड़ता है। ये विधायी संबंध यानी विधायी प्रभाव, विधायी देखेंगे क्या 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 है, विधायी पे फर्क पड़ता है। और दूसरा है कार्यकारी 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 पे क्या प्रभाव पड़ता है, और इसके बाद में क्या है, वित्तीय। ठीक है, वित्तीय प्रभाव क्या पड़ता है। तो देखिए विधायी जो है,
विधायी से क्या होता है, विधायी से क्या मतलब है, जो राज्य विषय सूची पे जो राज्य विषय यानी राज्य विषय से संबंधित जो विषय होते हैं, राज्य सूची में संबंधित जो विषय होते हैं, यानी उन पर सिर्फ जो है राज्य कानून या नियम बनाता है। लेकिन जब इमरजेंसी यानी आपातकाल की स्थिति होती है, उस समय जो है राज्य के द्वारा जो यानी राज्य विषय पर कानून बनाने की जो शक्ति है वो केंद्र के पास स्थानांतरित हो जाती है। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जब इमरजेंसी यानी आपातकाल होता है तो उस समय क्या होता है, राज्य की जितनी भी यानी पावर्स होती, शक्ति होती है, वो सब यानी राज्य जो है नियंत्रण सरकार के नियंत्रण में, केंद्र सरकार के नियंत्रण में चले जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बिना कोई संशोधन किए ही जो है एक जो संघीय ढांचा है वो एकात्मक ढांचा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, एकात्मक ढांचा में परिवर्तित मतलब इसका मतलब जो राज्य अपने यानी राज्य एक 3 सूची हमने पढ़ी है, एक संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। तो राज्य सूची पे सिर्फ राज्य ही जो है उस पे कानून या अधिनियम बना सकता है, कानून या नियम बना सकता है। और संघ सूची यानी यूनियन सूची पर केंद्र जो है अपना कानून जो एक्ट जो बनाते हैं उस पे बनाता है। तो तीसरी टाइप की जो कंकर्ड सूची है, समवर्ती सूची है, उस पे दोनों ही जो है कानून नियम बना सकते हैं। लेकिन अगर बात करें जो राज्य सूची के विषय होते हैं, जैसे इमरजेंसी लागू होती है वैसे ये जो शक्ति है, पावर कानून बनाने के राज्य विषय पर, वो केंद्र के पास स्थानांतरित हो जाती है, यानी केंद्र जो है उस पे जो है कानून या कोई नियम या एक्ट है वो बना सकता है। तो इस तरीके से विधायी जो शक्ति है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाती है, केंद्र के पास ट्रांसफर हो जाती है। केंद्र के पास विधायी शक्ति, राज्य की जो विधायी शक्ति है आपातकाल के समय केंद्र के पास ट्रांसफर हो जाती है, केंद्र जो है वो राज्य सूची के विषय पर कानून या कोई नियम बना सकता है। इसके बाद में देखेंगे तो कार्यकारी। हाँ, इस और देखिए अगर कोई केंद्र सरकार किसी राज्य विषय पर जो कोई अगर विधेयक या नियम बनाता है, तो जैसे जब आपातकाल समाप्त होता है तो वो 6 महीने के बाद जो है वो जो जिसने कानून बनाया है, जो कानून बनाया गया है 6 महीने के बाद, नहीं अगर इमरजेंसी समाप्त होने के बाद में 6 माह से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 6 माह के बाद उसको जो है खत्म कर दिया जाता है। अब बात करेंगे कार्यकारी शक्ति। तो इसमें देखिए कार्यकारी शक्ति क्या होती है, जो राज्य की कार्यपालिका जो शक्ति होती है वो भी जो है केंद्र में स्थानांतरित हो जाती है। इसका मतलब होता है सामान्यतः तो जो केंद्र सरकार के द्वारा निर्देश दिए ही जाते हैं, जब राज्य सरकारों को सामान्यतः निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन आपातकाल की स्थिति के समय जो है किसी भी विषय पर जो है निर्देश दिए जा सकते हैं, मतलब जो है निर्देश देकर कार्य कराया जा सकता है। इस तरीके से कार्यकारी जो शक्ति है यानी कार्यपालिका जो शक्ति है, राज्य की जो कार्यपालिक शक्ति है राज्यों की, वो जो है पूरी तरीके से केंद्र जो है अपने हिसाब से उनको निर्देश दे सकता है कार्य करने के लिए। तो यहाँ पे कार्यकारी शक्ति या कार्यपालक शक्ति वो केंद्र के नियंत्रण में आ जाती है, विधायी भी नियंत्रण में आ जाती है। तीसरी है वित्तीय की बात करें, जब राष्ट्रपति के द्वारा जब घोषणा होती है तो इसमें एक चीज है कि जो राज्य केंद्रों के द्वारा जो राज्य को कर दिए जाते हैं यानी कर टैक्स दिए जाते हैं, उनमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, यानी राज्य को केंद्र के द्वारा राज्य को जो टैक्स कर दिए जाते हैं उनमें संशोधन किया जा सकता है, और प्रेसिडेंट के द्वारा जो है कोई धन से संबंधित विधेयक है उसको कम किया जा सकता है या पूरी तरीके से समाप्त भी किया जा सकता है। ठीक है, यानी वित्त से संबंधित बात करेंगे, वित्त से तो जो टैक्स दिए जाते हैं राज्य सरकारों को उनमें संशोधन किया जा सकता है। और दूसरा क्या है कि धन से संबंधित तो धन से संबंधित जो विधेयक है उनको कम किया जा सकता है, यानी उनका जो मनी है वो कम कर सकते हैं, और या तो फिर जो है पूरी तरीके से समाप्त किया जा सकता है। तो धन से संबंधित जो है ये प्रावधान है। अगर इसी स्थिति में अगर से वित्तीय आपातकाल आ जाता है, वित्तीय आपातकाल, तो उसमें ऐसे कुछ प्रोविजंस हैं कि जो है प्रेसिडेंट के द्वारा यानी जितने भी राज्य से संबंधित अधिकारी हैं, यानी राज्य के पास संबंधित जितने भी अधिकारी हैं उनकी सैलरी को कम किया जा सकता है। जैसे उसमें जो है शामिल होते हैं, उसमें न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल होते हैं, जितने भी पदाधिकारी होते हैं उनकी सैलरी, उनकी वेतन भत्ते को कम किया जा सकता है यानी वित्तीय आपातकाल के समय। और जो है अगर बात करें यहाँ पे वित्तीय, तो यहाँ पे जब घोषणा समाप्त होती है, जब आपातकाल समाप्त हो जाता है तो उसी वित्त वर्ष में समाप्त होने के बाद 6 महीने से ज्यादा जो है इसको रोका नहीं जा सकता। जो प्रावधान वित्त से जो वित्त धन से संबंधित रोका गया, यानी जो वित्त से संबंधित जो संशोधन किए गए, टैक्स से संबंधित संशोधन किए गए, तो उनको जो है
अगर घोषणा समाप्त हो जाए आपातकाल की, तो उसी साल में यानी उसी वर्ष में उस वर्ष से 6 माह से ज़्यादा वो चीज़ लागू नहीं रह सकती, यानी 6 माह के बाद उसको खत्म किया जाना चाहिए। यानी उसके बाद में जो है संसद के दोनों सदनों के सामने पटल पे रखा जाता है। इससे संबंधित जो प्रावधान यहाँ पे जो घोषित किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, उन सभी जो है प्रावधानों को वो जो है सामने यानी संसद के सामने रखा जाता है। अब बात करेंगे यानी विधायी संबंध ट्रांसफर हो जाते हैं केंद्र सरकार के पास, कार्यकारी संबंध यानी निर्देश देना जो कार्यपालक शक्ति है वो भी केंद्र के पास स्थानांतरित हो जाता है। वित्तीय जो है वो अपने तरीके से वित्त में कमी कर सकते हैं, धन विधेयक में कमी कर सकते हैं, या फिर जो टैक्स दिए जाते हैं राज्य सरकारों को उनमें कमी कर सकते हैं या पूरी तरीके से समाप्त भी कर सकते हैं, यानी इस तरीके से संशोधन किया जा सकता है। तो ये कुछ है मोटे मोटे यानी जो बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, विधायी जिसमें राज्य सूची के विषय पे कानून बनाने की जो अधिकार है वो केंद्र के पास चली जाती है, और कार्यपालक शक्तियां भी ये निर्देश देने की इनकी शक्ति के पास चली जाती है। ये वित्तीय से संबंधित है। अब बात करेंगे कि स्वतंत्रता के अधिकार, स्वतंत्र जो 19 आर्टिकल है, अनुच्छेद 19, ठीक है, अनुच्छेद 19 में जो स्वतंत्रता 6 स्वतंत्रताएं की बात की है, फ्रीडम की बात की गई है, उनका क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो जैसे जब आपातकाल लागू होता है यानी जब आपातकाल होता है, ठीक है, आपातकाल होने पे बात करें तो अनुच्छेद 19, ठीक है, 19 क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है, सभी लोग पढ़ चुके स्वतंत्रता का, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19। और यहाँ पे 6 अधिकार हम लोगों ने पढ़े थे। ठीक है, 6 कौन कौन सी, वाक एवं अभिव्यक्ति, वाक एवं अभिव्यक्ति था, उसके बाद में सम्मेलन करने की स्वतंत्रता थी, सम्मेलन और संघ बनाने की स्वतंत्रता थी। ठीक है, संस्थाएं संघ, फिर संघ बना सकते हैं, फिर संचरण करने की स्वतंत्रता, विचरण करने कहीं भी राज्य में जाकर हम घूम सकते हैं, कहीं भी भारत के किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं, फिर कहीं भी हम निवास कर सकते हैं, निवास करेंगे तो कहीं भी हम व्यापार भी कर सकते हैं, व्यापार करने की स्वतंत्रता। तो ये 6 स्वतंत्रताओं की बात की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जैसे ही आपातकाल लागू होता है, यानी जैसे ही आपातकाल उद्घोषित किया जाता है, वैसे ही जो अनुच्छेद 19 है वो स्वतः ही निलंबित हो जाता है। ठीक है, मूल अधिकार समाप्त नहीं होते हैं, मूल अधिकार जो है निलंबित होते हैं कुछ समय के लिए, जब तक ये जो आपातकाल की स्थिति होती है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मूल अधिकार हमारे बने रहते हैं, लेकिन जो है न्यायालय जाने का जो प्रावधान है उस पर रोक लग जाती है। इस तरीके से न्यायालय जाने पे रोक लग जाती है, तो क्या हो जाते हैं, ये निलंबित हो जाती है। ठीक है, ये स्वतंत्रताएं जो 6 हैं निलंबित हो जाती हैं, ना कि खत्म नहीं होती हैं, मानी अधिकार तो बने रहते हैं, बस आपातकाल स्थिति में ये जो 6 स्वतंत्रताएं हैं ये निलंबित हो जाती हैं। और इसका उल्लेख कहाँ किया गया है, अनुच्छेद 358 और 300, अनुच्छेद 362, इन दोनों अनुच्छेदों को देखेंगे, पढ़ेंगे। देखिए इसमें दो प्रावधान है। अनुच्छेद 358 ये कहता है कि अगर जैसे ही इमरजेंसी लागू होगी, ठीक है, जैसे ही इमरजेंसी लागू होगी वैसे ही अनुच्छेद 19 जो है यानी जो स्वतंत्रताएं हैं 6 वो निलंबित हो जाएंगी, स्वतः ही निलंबित हो जाएंगी। यानी यहाँ पे राष्ट्रपति को निलंबित करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे ही इमरजेंसी घोषित होगी वैसे ही यानी जो हमारे 19 आर्टिकल है इसमें जो स्वतंत्रता के अधिकार है वो स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। ठीक है, ये कौन कहता है, ये अनुच्छेद 358 में ऐसा प्रावधान है, यानी इसका प्रयोग होता है 358 अनुच्छेद के तहत। ये जो 6 स्वतंत्रताएं हैं 19 में जो आर्टिकल में दी गई है वो स्वतः ही निलंबित हो जाती हैं आपातकाल के लागू होने से। अगर बात करें 359, तो इसको जो है ये इसमें कौन कौन से आते हैं, इसके तहत क्या होता है, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके और जितने भी सभी मूल अधिकार जो है, सभी मूल अधिकार राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित कर दिए जाते हैं,
आई होप समझ में आ रहा होगा कि अनुच्छेद 359 ये कहता है कि 20 और 21 को छोड़ करके और जितने भी मूल अधिकार हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे समझ में अच्छे से आ रहा होगा कि 358 जो है उसके तहत अनुच्छेद 19 में जितनी स्वतंत्रताएं दी गई वो स्वतः ही निलंबित हो जाती है। लेकिन अगर 359 की बात करें तो यहाँ पे 20 और 21 को छोड़ करके जो है जितने भी सारे मूल अधिकार हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित करने की घोषणा की जाती है, मतलब राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किए जाते हैं। आई होप समझ क्लियर हो गया होगा। 20-21 में जैसे हम लोगों ने पढ़ा ही है, 20 में क्या है कि 20 में क्या था, 20 में दिया था कि हाँ, तो ये बता रहे थे जैसे कि 20 और 21 अनुच्छेद को छोड़ करके राष्ट्रपति के द्वारा और सभी मूल अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है। अब 20-21 को 20 में है दोष सिद्ध करने का अधिकार। दोष सिद्ध अपने मूल अधिकारों की मैंने क्लास ली थी, आई होप है कि आप लोग देखे होंगे। दोष सिद्ध का अधिकार, दोष सिद्ध का अधिकार क्या मतलब है इसमें देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है या कोई व्यक्ति है या नागरिक है या कोई विदेशी नागरिक है, कोई कंपनी है या कोई परिषद है, कोई भी हो, ठीक है, अगर उसे कोई गिरफ्तार किया गया है तो उसको जो है दोष सिद्ध करने का अधिकार भी है। और इसका मतलब ये हुआ कि उसे मनमाने ढंग से या अतिरिक्त दंड नहीं दिया जा सकता, यानी उसे मनमाने ढंग से या अतिरिक्त दंड नहीं दिया जा सकता है और उसको अपना दोष सिद्ध करने का अधिकार है। और 21 में कहता है प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता, यानी हर किसी को, सभी व्यक्तियों को प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता, यहाँ पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी पॉइंट आए तो रिवीजन करते चलिए ताकि चीजें याद होती रहे, रिवीजन होता रहे। प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता, तो प्राण यानी हर किसी व्यक्ति को, हर नागरिक को या विदेशी नागरिक को, कोई किसी भी हो, उनको अपने जीवन रक्षक का अधिकार है, ठीक है, और उनको दैहिक स्वतंत्रता यानी वैयक्तिक स्वतंत्रता या जीवन का अधिकार, यानी किसी भी व्यक्ति को जीवन या उसके प्राण से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी कोई अगर कोई अपराध करता है, यानी उचित विधि बनाकर राज्य के द्वारा या कानून के द्वारा उचित विधि बना करके उचित तरीके से जो है उसको प्राण दैहिक से वंचित किया जा सकता है। अदरवाइज ऐसे जो है किसी को मनमाने ढंग से वंचित नहीं कर सकते, उसको अतिरिक्त दंड नहीं दिया जा सकता, यानी जैसा उसने अपराध किया है उस हिसाब से जो है उसको दंड जो है दिया जाता है। तो कहने का मतलब है 20 और 21 अनुच्छेद को छोड़ करके जितने बाकी मूल अधिकार हैं उनको निलंबित कर दिया जाता है। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं मूल अधिकारों पे क्या प्रभाव पड़ता है आपातकाल का, तो हम उसके बारे में देख रहे हैं, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। और इसका ये जो प्रावधान है जो 21 और 20 को जो छोड़ा गया है कि इसको छोड़ दी गई है, ये 42वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इसको ये प्रावधान किया गया, ठीक है। ये प्रावधान कब किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये प्रावधान किया गया कि 20 और 21 अनुच्छेद को छोड़ कर जितने भी मूल अधिकार हैं उनको निलंबित किया जाएगा राष्ट्रपति द्वारा, और इन दोनों को निलंबित नहीं किया जाएगा। ये अच्छी बात याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब जगह मिलता भी नहीं है। अब देखिए ये अच्छे से याद कर लीजिए, अनुच्छेद जो 19 है उसमें जो 6 स्वतंत्रताएं हैं वो भी निलंबित हो जाती हैं। हाँ, एक चीज उसी में और देख लीजिए, देखिए 358 जो आर्टिकल है इसका जो प्रयोग है सिर्फ कब किया जा सकता है? सिर्फ जब वाह आक्रमण या युद्ध की स्थिति हो, यानी 358 के तहत क्या है, ये जो 6 स्वतंत्रताएं हैं ये स्वतः निलंबित हो जाती हैं। तो ये ऐसा कब होगा, कब ऐसी स्थिति आएगी? जब कोई युद्ध की स्थिति हो या बाह्य कोई आक्रमण हो, ठीक है, यानी इन दो आधार पे ही 358 के तहत ये जो 6 स्वतंत्रताएं हैं ये खत्म होगी, अदरवाइज नहीं। अगर बात करें 359 अनुच्छेद, 359 अनुच्छेद में जो है यहाँ पे बाह्य आक्रमण, युद्ध और सशस्त्र यानी आंतरिक, जिसको पहले जो है आंतरिक गड़बड़ी नाम दिया गया था लेकिन उसको आंतरिक आपातकाल भी कह सकते हैं, ठीक है, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। तो यहाँ पे तीनों आधार पे जो है लागू होता है, यानी किसी विशेष क्षेत्र पर या पूरे संपूर्ण भारत पे ऐसा लागू हो सकता है, ठीक है। तो इसमें जो बात की गई है वो सिर्फ जो है बाह्य युद्ध आक्रमण की स्थिति में बात की गई है, लेकिन अगर 359 में बात करें तो युद्ध, बाह्य आक्रमण, युद्ध और सशस्त्र विद्रोह तीनों के स्थान पर जो है तीनों के आधार पर जो है इसे लागू किया जा सकता है। नहीं, इसके अंदर क्या है, ये इन दोनों को छोड़ करके 20 और 21 अनुच्छेद को छोड़ करके बाकी जितने मूल अधिकार हैं उनको निलंबित किया जा सकता है, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा।
देखिए अनुच्छेद 356 में हमने क्या पढ़ा, 356 के तहत राज्य में आपातकाल, राष्ट्रपति शासन या संवैधानिक आपातकाल, इसमें प्रावधान है 356 आर्टिकल के तहत। और वो कब लगाया जाता है, जब संवैधानिक विफलता हो जाए, या जैसे कुछ और भी स्थितियां हैं। जैसे एक बार जो है सरकारी आयोग, आप लोगों ने सुना होगा सरकारी आयोग, सरकारी आयोग, सरकारी आयोग 1988 में, इसमें इससे संबंधित जो है उच्च न्यायालय में यानी उच्चतम न्यायालय में कुछ ऐसे कुछ प्रावधान रखे गए कि जो 356 आर्टिकल देखिए तो बहुत ही विवादित है। यानी आपने देखा होगा कि राज्य में जब कोई सरकार होती है, ठीक है, और राज्य में और केंद्र से, यानी अगर कहने को होता है कि जो है वो संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रहा या निर्देश दिए गए निर्देशों के अनुसार नहीं कार्य हो रहा, लेकिन आपने अगर देखा होगा कि स्वतंत्रता के बाद में जब हमारा जो देश पूरी तरीके से यहाँ पे चुनाव प्रणाली चल करके जब सरकार व्यवस्था चलने लगी, तो जैसे अगर कोई केंद्र सरकार में अपोजिट सरकार होती है और राज्य में दूसरी सरकार है, कोई दूसरी पार्टी की सरकार होती है, तो आपने देखा होगा काफी विवाद देखने को मिलता है कि जो है यानी बिना वजह जो है कि राज्य सरकार जो मेरे अकॉर्डिंग कार्य नहीं करे, केंद्र सरकार कहना होता है, या राज्य सरकार जो कहती है कि वो केंद्र सरकार जो है वो मुझे कार्य नहीं करने दे रही है। तो इस तरीके से बहुत यानी कोई ना कोई जो है एक्सक्यूज दे करके जो है वो राज्यों को यानी राज्य की विधायिका को समाप्त करके राष्ट्र शासन लगाने की कोशिश करते हैं। तो उस आधार पर हम बात कर रहे हैं राष्ट्र शासन। संविधान में कहा गया है कि संविधान का उल्लंघन होने पर जो है संवैधानिक विफलता के कारण राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। लेकिन अगर बात करें तो इन सारे तथ्यों को कि और कौन सी स्थितियां हैं जब राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है, तो अगर मान लीजिए कि कोई पार्टी है, ठीक है, चुनाव होने के बाद किसी भी पार्टी के द्वारा बहुमत नहीं पाए, उस समय भी जो है राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, यानी विधानसभा विघटित या निलंबित की जा सकती है। या ऐसी स्थिति हो जैसे राज्य सरकार जो है वो केंद्र सरकार के दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य न किया हो, या उसने संवैधानिक जो है निर्देशों को मानने से इनकार कर दिया हो, या कोई ऐसा उसने उल्लंघन किया, ऐसा कार्य किया हो कि जो है संविधान का उल्लंघन हो रहा हो। तो ये कुछ ऐसी स्थितियां हैं, यानी इन स्थितियों में है जो है वो राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, लेकिन उचित, इसको क्या बोलते हैं, उचित ढंग से। देखिए बहुत अनुचित तरीके से भी जो है उचित अनुचित के प्रयोग की बात की गई है। अनुचित यानी सिर्फ कह करके कि राज्य सरकारें सही से काम नहीं कर रही हैं और इस आधार पर जो है राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। बहुत सारा विवाद देखने को मिलता है। कई बार देखेंगे तो 100 से अधिक बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। ये जरूरी नहीं कि हर बार जो है उचित तरीके से ही जो है ये एक्शन लिया गया है। बहुत सारे ऐसे एक्शन लिए गए हैं सिर्फ राज्य के अपोजिट होने पे या फिर राजनीति के कारण। तो इसमें ये बात कही गई थी, यानी सरकारिया आयोग और एक है बोमई मामले 1994 में, यानी ये दो जो ऐसे हैं आधार, इन दोनों आधारों पर एनालिसिस हुआ ही इनके, इस आधार पर उच्चतम न्यायालय ने निर्णय ये मतलब ये बात कही थी कि उचित अनुचित यानी उचित तरीके से ही प्रयोग किया जाए। 356 का जो प्रयोग है वो उचित तरीके से ही प्रयोग किया जाए, यानी जब लगता है कि प्रयोग करना चाहिए तभी करना चाहिए, अदरवाइज ठीक है ऐसे नहीं प्रयोग करना चाहिए। ये कुछ है। और वित्तीय आपातकाल 360 में बात की गई है, यानी जब देश में वित्तीय संकट उत्पन्न हो जाए। 1991 में वित्तीय संकट पैदा हुआ था, लेकिन वित्तीय संकट की जो है आपातकाल की घोषणा नहीं की गई थी, बस संकट उत्पन्न हुआ था, लेकिन बाद में जो है नई आर्थिक नीति आई, उससे सब चीजें हैंडल हो गई। और उसमें जो है जब वित्तीय आपातकाल होता है तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्य से संबंधित जितने भी पदाधिकारी हैं उनकी सैलरी में वेतन में कटौती की जा सकती है, या केंद्र संबंधित जितने भी पदाधिकारी हैं अधिकारी हैं उनकी सैलरी या उनके भत्ते में कमी यानी उनकी कटौती करी जा सकती है। और जब घोषणा समाप्त हो जाती है तो उसके बाद में उस वित्तीय वर्ष के 6 महीने के बाद जो है स्थिति सामान्य हो जाए। मंत्रिपरिषद ने त्याग पत्र दे दिया हो, त्याग पत्र दे दिया हो, तो ये कुछ ऐसी स्थितियां हैं यानी जब राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। एक क्या है, आम चुनाव के बाद जब विधानसभा किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तब, या फिर बहुमत जो पार्टी होती है उसने सरकार बनाने से मना कर दिया हो, या मंत्रिपरिषद ने त्यागपत्र दे दिया हो, या जो है केंद्र के सरकार के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार कार्य न किया हो, यानी सरकार राज्य केंद्र के द्वारा केंद्र के द्वारा दिए गए जो निर्देश है उनके अनुसार कार्य न किया हो,
या कोई संविधान के कानून के उल्लंघन राज्य सरकारों ने काम किया है या इनकार कर रही हैं, तो उसके आधार पर भी राज्य का शासन लागू किया जा सकता है। या कोई संवैधानिक दायित्व न पूरा करे, ठीक है। ये संवैधानिक आपातकाल को कहा जाता है। इससे काफी चीजें हैं कि संविधान के कानून के अनुसार न कार्य करे या संविधान के उल्लंघन करे या संविधान का जो दायित्व न पूरा करे। तो कई ऐसे आधार हैं जो संवैधानिक रूप से हैं और जो कुछ हैं जो स्पष्ट बहुमत ना मिले या स्पष्ट जो बहुमत पार्टी है वो सरकार बनाने से मना कर दे या मंत्रिपरिषद त्याग पत्र दे दे। तो ये ऐसी कुछ स्थिति है, यानी ये ऐसी स्थिति है एक्चुअल में है जो है तभी जो है प्रयोग करना चाहिए 356 का, अदरवाइज जो है अनुचित तरीके से 356 का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसमें जो है सरकारी आयोग और भूमि मामले 1994 में यही बात कही गई उच्चतम न्यायालय के द्वारा, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा अनुचित रूप से इसका प्रयोग हुआ है इस संबंध में, इसलिए जो है इन चर्चों के बारे में बात की गई। तो जानते होंगे कि इसमें जब आलोचना हुई आपातकालीन प्रावधानों के बारे में 356 के बारे में, तो यहाँ पे भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि ये जो है लास्ट ऑप्शन है, इसको मृत पत्र के रूप में इसको देखना चाहिए। उनका कहने का मतलब था कि जब लास्ट स्थिति में, जब यानी कोई स्थिति ना हो, जब लगे कि अब लगाना ही पड़ेगा, जब संवैधानिक विफलता बहुत ऐसी दिख जाए, जब कोई ऑप्शन ना हो, तब जो है 356 का प्रयोग करना चाहिए, अदरवाइज नहीं, इसको मृत पत्र समझना चाहिए। लेकिन ऐसा है नहीं, सभी लोगों को पता है ऐसा है नहीं, ठीक है। हमेशा जो है राज्य और सरकार के बीच में जो है, राज्य और केंद्र सरकार के बीच में हमेशा विवाद होता है और एक हमेशा तकरार ऐसी उठती है, ठीक है। वो कहते हैं कि हाँ जो केंद्र सरकार जो है हमको अपने कार्य नहीं कर देते, और या जो है केंद्र सरकार में कहती है कि वो जो है हमारे अकॉर्डिंग कार्य नहीं करते, बस बहाना दे करके जो है ये संवैधानिक विफलता का एक हवाला दे करके जो है राष्ट्र शासन लागू करने की कोशिश की जाती है। जो भी कोई विरोधी पार्टी जब सत्ता में आती है तो राज्य सरकारों के प्रति जो है उनका रुझान जो है वो कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई बहाना दे करके जो है अपनी जो पार्टी की सत्ता है वो वहां लाई जाए। कहने का मतलब ये है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कोशिश करें समझ में आया होगा। अगर कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। कोशिश करेंगे और भी अच्छा करने की। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।